हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम ऋग वैदिक यानी वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों आता है। आइए हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक ही बात कहेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले हम लोग जान चुके हैं। मैंने उसको पढ़ाया है, मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, वह एक नगरीय सभ्यता थी यानी शहरी कल्चर था वहाँ पे। लेकिन वैदिक काल ग्रामीण कल्चर आ गया यानी ग्रामीण सभ्यता यहाँ पर आ गया। आइए पहले इसको जानते हैं, फिर हम इसके बारे में मुख्य फैक्ट को भी जानेंगे। सबसे पहले हम एक मैप बना लेते हैं और उसके आधार पर हम लोग जानेंगे। देखिए, ये आपका भारत का एक छोटा सा मैप बना लेते हैं, जो कि प्रेजेंट में और पास्ट में सभी को लेके हम चलेंगे, तब इस सभ्यता के बारे में डिटेल से जानेंगे। ये आपका भारत है, ठीक है, और बगल में आपका जो है यह पड़ोसी देश पाकिस्तान है। यह भी वैदिक सभ्यता के अंतर्गत था, ठीक है। ये आपका पाकिस्तान है और बगल में ये अफ़गानिस्तान है। इन क्षेत्रों में भी वैदिक सभ्यता फैला हुआ था। और मैक्स मुलर साहब का कहना है कि ये लोग कहाँ से आए थे, तो ये लोग मध्य एशिया से आए थे। यानी यह जो मध्य एशिया है, जिसको अभी ईरान और इराक कहते हैं, ये मध्य एशिया, इसको कहा जाता था मध्य एशिया, ठीक है। और मैक्स मुलर साहब का कहना था कि ये जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वह मध्य एशिया से होते हुए भारत में प्रवेश किए। उस समय भारत के अंतर्गत पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत तीनों मिलाकर था। और उन्होंने क्या किया कि इतने बड़े क्षेत्रों पर अधिकार करके यहाँ पर अपना शासन शुरू किया, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का विनाश कर दिया। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका घोड़ा, जो उनके यातायात और युद्ध का साधन था, यानी जिस पर वो सवारी होकर युद्ध करते थे, और लोहे का खोज, चूँकि सिंधु घाटी में लोहा का खोज नहीं हुआ था। तांबा, टीन, सोना, चांदी, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था। कास्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, जो कि टीन और तांबा को मिला के कांसा का निर्माण किया गया, इसलिए सिंधु सभ्यता को कास्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन उस समय लोहा का यानी आयरन का खोज नहीं हुआ था। इन्होंने लोहा का खोज किया और लोहा से बने हुए हथियार जो युद्ध के लिए प्रयोग किए जाते थे वो काफ़ी मजबूत होते हैं, और इसी के सहारे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कर दिया। ये मैक्स मुलर साहब का मानना है। उनका मानना था कि ये जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, जिनको उन्होंने आर्य कहा है, ये बाहरी थे, बाहर से होते हुए आए थे, यानी मध्य एशिया से होते हुए ये क्या किए थे, भारत में प्रवेश किए थे, ठीक है। तो अब ये समझ गए आप कि ये वैदिक युग के जो लोग थे, यानी ये आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो आपको हमने मैप के द्वारा बता दिया। अब आइए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं कि वैदिक युग को कितने भागों में बांटा गया है। तो वैदिक युग को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है ऋग वैदिक काल और दूसरे को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। क्या कहा जाता है? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। अब ऋग वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के समय को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले का यह समय है, ठीक है, ईस्वी सन यानी BC, ठीक है। तो ऋग वैदिक काल का जो ये समय है, और फिर उत्तर वैदिक काल जो है वह 1000 से 600 ईसा पूर्व का समय उत्तर वैदिक काल को माना गया। यानी वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। समय भी निर्धारित किया गया कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। अब इस दोनों काल में क्या क्या हुआ, अंतर भी समझाएंगे, और समाज, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा यह भी जानेंगे। देखिए, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आर्यों के द्वारा किया गया था। यानी ऋग वैदिक यानी वैदिक काल की स्थापना जो किया गया था वह आर्यों के द्वारा किया गया था। मध्य एशिया से आए थे, ये मैक्स मुलर साहब का मानना था, ठीक है, कि ये लोग आर्य थे। सभ्यता कैसी थी? तो शहरी नहीं थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। यह सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, और इनकी जो भाषा थी बोलने की वह संस्कृत थी। यानी ये एक भाषा लेकर आए जिसका नाम था संस्कृत, यानी इस भाषा का वो लोग उपयोग करते थे, ठीक है। अब इनके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण इनके अर्थव्यवस्था में पशुपालन था, ठीक है। पशुपालन का सबसे ज़्यादा इनके जीवन में महत्वपूर्ण था। पशुओं का उपयोग दूध के लिए, मांस के लिए, यातायात के लिए, तीनों के लिए करते थे आर्य लोग, ठीक है। कृषि और व्यापार का इनके जीवन में कम महत्वपूर्ण स्थान था। अगर आप सिंधु घाटी में जाइएगा तो कृषि और व्यापार काफ़ी महत्वपूर्ण था, पशु तीसरे स्थान पे था, पशुपालन तीसरे स्थान। लेकिन ऋग वैदिक काल में, जिसको आप वैदिक काल कहिए, वैदिक काल में पशुपालन का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। कृषि और व्यापार का इनके जीवन में कम महत्वपूर्ण स्थान था, यानी आर्यों के जीवन में। लोहे का खोज कर लिए थे इन्होंने, और इसी कारण जो है इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। कहा जाता है कि इंद्र इनके प्रमुख देवता थे, उन्हीं के सहयोग से इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के किलों को ध्वस्त किया था, उनके जगह पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। अब इसमें राजा की कल्पना की गई है, लेकिन यह अनुवांशिक नहीं होता था।
राजा था, जन का प्रतिनिधि, जन का प्रमुख राजा ही हुआ करता था, लेकिन ये कबीले का प्रमुख था। इनका जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था था वह कबीले पर आधारित था। कैसे, आइए इसको भी जानते हैं। देखिए, यहाँ छोटे छोटे कबीले थे, ठीक है, ये छोटे छोटे कबीले हो गए। अब इसमें से क्या होता था, एक व्यक्ति को चुना जाता था और इसी को कहा गया कि यही राजा है, ठीक है। अब इसके दो काम थे, ठीक है। पहला काम था युद्ध में नेतृत्व करना, नेतृत्व और रक्षा करना। किसकी? कबीले की रक्षा करना। खासकर गौ के लिए युद्ध होता था, यानी गाय का इनके जीवन में प्रमुख स्थान था और उसी के लिए हमेशा युद्ध होता था। और जो कबीले का प्रमुख था, जिसको राजा कहा गया था, उसका काम था युद्ध में नेतृत्व करना। अगर दो कबीले के बीच युद्ध होता है, मान लीजिए कि यह भी एक कबीला है, ठीक है, इसका भी प्रमुख हुआ और इसका भी प्रमुख हुआ, दोनों के बीच अगर युद्ध होगा तो कबीले का जो प्रमुख होगा वह युद्ध का नेतृत्व करेगा और क्या करेगा, अपने कबीले की रक्षा करेगा। यह अनुवांशिक पद नहीं था, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कबीले में से फिर चुना जाएगा और इसके लिए सभा समिति विदर्थ और गण नामक संस्था थी। सभा समिति जो है वह राजा को चुनने का काम करती थी। आइए अब कुछ फैक्ट पे चलते हैं। अब है, राजा को सहायता करने के लिए 11 रत्नियाँ थी। रत्नियाँ कहते हैं मंत्री, ठीक है। 11 गो मंत्री था जो राजा को सहायता करता था। 11 गो मंत्री और राजा मिला के हो गया 12, यानी टोटल 12 थे। और ये जो है कबीले की देखभाल और उसकी सुरक्षा का काम इनका था, जिसमें से पुरोहित का, रथकार का, सूतकार का प्रमुख स्थान था। पुरोहित यानी पूजा पाठ, उनको आगे का रास्ता बताने वाला। रथकार जो राजा का रथ को क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह युद्ध में ले जाता था। और सूतकार जो कपड़ों को बुनता था, क्योंकि राजा को कपड़ा चाहिए ना भाई, चाहे ऊनी हो, सूती हो या चमड़े का कपड़ा हो। इन तीनों का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। सभा समिति विदर्थ और गण ये संस्था थी जो राजा को सहायता करती थी। सभा जो संस्था थी वह श्रेष्ठ जनों यानी शिक्षित लोगों की संस्था थी जो राजा को सभी कार्यों में मदद करता था। इसमें अनपढ़ लोग शामिल नहीं होते थे, यानी अशिक्षित लोग शामिल नहीं होते थे। अधिकतर जो है गांव के जो है युवा, जो आप कहिए वयस्क व्यक्ति हैं, वही सभा के सदस्य थे, लेकिन उनका शिक्षित होना भी जरूरी था। समिति में कबीले के सभी वयस्क व्यक्ति शामिल होते थे। समिति में सब लोग जो अंगूठा छापे यानी अनपढ़ है और जो शिक्षित है वो सभी शामिल होते थे। विदत और गण इनकी सैनिक संस्था था और इस सब में महिलाएं भी शामिल होती थी। यह भी बात जान लीजिए, पुरुष के साथ महिलाएं भी शामिल होती थी। एक कर दिया जाता था बलि, ठीक है, वह भी स्वैच्छिक कर था, मन करे तो दीजिए और न मन करे तो नहीं दीजिए। तब बलि नामक एक कर लिया जाता था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। कब? ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में कर्म पे एक विराट पुरुष था, 10वें मंडल में उसका वर्णन है। कहा गया है कि पुरुष सूक्त में कि एक विराट पुरुष था जिसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, बाहों से जो है वह क्षत्रिय की, जांग से वैश्यों की और तलवे से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। यह ऋग वैदिक काल में एक कल्पना किया गया है। कहा गया कि ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये मान लिया कि ये व्यक्ति है, ठीक है। अब इसके पैर भी होंगे, हाथ भी होंगे, ठीक है। ये विराट पुरुष माना गया। मुख्य रूप से इसे विष्णु कहा गया। कहा गया कि जो इसका मुख है, इससे जो है वह ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, ब्राह्मण, ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण का काम क्या करता है? पूजा पाठ कराना, शिक्षा देना उस समय ऋग्वैदिक काल में। तो कहा गया मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। इसकी बाहों से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध करना, युद्ध में जाना, युद्ध करना, युद्ध को जीतना। तो क्षत्रिय को कहा गया कि इसकी बाहों से हुआ है। जंघा से कहा गया कि वैश्य की उत्पत्ति हुई है। वैश्य क्या है? वैश्य का काम होता है यातायात करना, व्यापार के लिए। तो कहा गया कि वैश्यों की उत्पत्ति जंघा से हुई है। और तलवे से कहा गया कि शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तीनों जो वर्ण हैं उनकी देखभाल, उनकी जो है करना, ये शूद्रों का काम था और ये तीनों का भार उठाता था। इसीलिए कहा गया कि इनके तलवों से ये शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ये वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था को बांटा गया, लेकिन ये कर्म पर आधारित था। ऐसा नहीं है कि पिता अगर ब्राह्मण का काम कर रहा है और बेटा युद्ध में चला जाए या वह व्यापार कर रहा है या सेवा कर रहा है तो भी वो ब्राह्मण रहेगा, ऐसा नहीं है। जिस कर्म को वो अपनाता था उसी के अनुसार उसका वर्ण हो जाता था। ये ऋग वैदिक काल में था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? इसमें चेंज आ गया। कहा गया कि नहीं, पिता जिस व्यवसाय को कर रहा है उसी के आधार पर बच्चों का भी व्यवसाय निर्धारित होगा। अगर पूजा पाठ करा रहा है, वह ब्राह्मण में है, तो उसका बेटा भी ब्राह्मण होगा। युद्ध में जा रहा है अगर उसका पिता, तो उसका बेटा भी क्षत्रिय ही कहलाएगा। अगर यातायात कर रहा है व्यापार के लिए तो वो वैश्य में ही जाएगा। अगर तीनों वर्णों का सेवा कर रहा है तो वो शूद्र में जाएगा। यानी एक ही पिता के ये 4 संतान थे। कर्म के आधार पर इनका ऋग वैदिक काल में निर्धारण होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण के आधार पर ही हो गया। जो पिता कर्म कर रहा है उसी आधार पर बच्चे का भी अब जो है निर्धारित हो गया वर्ण, ठीक है। तो ये चेंज आया वैदिक काल यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। इसको आप समझ लीजिए। बाकी सब सेम ही था ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में, ठीक है। एक गुप्तचर थी, वह दोनों समय में था, ऋग वैदिक उत्तर वैदिक दोनों में। गुप्तचर संस्था ये स्पर्श थी। उस समय एक पद था स्पर्श। इसका काम था कि जो राजा है उसको जो है सभी गतिविधियों के बारे में गुपचुप तरीके से जानकारी देना, ठीक है। अब समाज कैसा था? तो देखिए, सिंधु घाटी का समाज मातृ प्रधान था, यानी माता के आधार पर बच्चों का नामकरण होता था।
ऋग वैदिक यानी जिसको आप वैदिक काल कहेंगे, उसमें पिता के आधार पर बच्चों का नामकरण हुआ, यानी पिता के आधार पर ही उनके कुल का निर्धारण होता था। महिला पुरुष दोनों को समाज में अधिकार था, दोनों का 16 संस्कार किया जाता था। ठीक है, महिला यानी बालक और बालिका दोनों का संस्कार किया जाता था, 16 संस्कार किया जाता था। पर्दा प्रथा और बाल विवाह नहीं था। किस समय? ऋग वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इसके बारे में कहा जाता है कि शुरू हो गया था, लेकिन प्रमाण स्पष्ट नहीं है। ऋग वैदिक काल में स्पष्ट है कि पर्दा प्रथा और बाल विवाह नहीं होता था। ठीक है, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, अंतर्जातीय विवाह, नियोग प्रथा, उपनयन संस्कार, इस सभी ऋग वैदिक काल में भी होता था। उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार से बालिकाओं को हटा दिया गया था, अब केवल बालकों का ही उपनयन संस्कार होता था। यही दोनों में अंतर हो गया। बाकी विधवा विवाह भी होता था ऋग वैदिक उत्तर वैदिक काल में, पुनर्विवाह भी होता था, अंतर्जातीय विवाह भी होता था दोनों में। नियोग प्रथा यानी अगर विधवा कोई महिला का पति मर गया है तो वह अपने देवर के साथ विवाह कर सकती है या संबंध बना के बच्चे पैदा कर सकती है, इसलिए नियोग प्रथा को अपनाया गया था ताकि उनका जीवन भी आगे चल सके। तो ये इनकी सामाजिक व्यवस्था था कि समाज में महिला पुरुष यानी बालक बालिका लड़के लड़कियों का क्या स्थान था, उसके बारे में हमने डिटेल बता दिया। अब आइए, 7वां मंडल में दशराग युद्ध हुआ था पुरुषनी नदी के किनारे, जिसमें सुदास की जीत हुई थी, 10 राजाओं को हराया था। और ये पुरुषनी नदी को अभी रावी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावी नदी। एग्जाम में बार बार ये प्रश्न जो है यहाँ से पूछता है। 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त है, उसी में विराट पुरुष के बारे में चर्चा किया गया हुआ है और उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण है और इसी के आधार पर अब समाज को चलाया जाएगा, यानी सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए ऐसी व्यवस्था किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था कि ऐसी बात नहीं थी। उसमें 2 ही वर्ग था, एक था व्यापारी वर्ग जिसको शासक वर्ग कहा गया, दूसरा था मजदूर वर्ग जो व्यापारी वर्ग की सेवा करता था। वहाँ 2 ही वर्ग था, वहाँ जाति या वर्ण की बात नहीं की गई थी। यहाँ जाति और वर्ण की बात भी शुरू हो गया। अभी वर्ण है ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में जाति का भी चर्चा होने लगता है, यानी इसमें से भी कई जातियाँ मिलता है जो वर्तमान समय में भी आपको देखने को मिलेगा। अब है धर्म। धर्म में इंद्र का स्थान प्रमुख था, इसे युद्ध का देवता कहा जाता था, क्योंकि जहाँ तहाँ युद्ध होता था। क्योंकि ऋग वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल में क्या करते थे कि दूसरे क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए कबीले के लोग युद्ध करते थे, तो कहा गया कि मेरे प्रमुख देवता इंद्र है और उन्हीं के कारण जो है हम युद्ध जो है जीतते हैं। दूसरा था अग्नि, इनका भी महत्वपूर्ण स्थान था। ये ईश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करते थे, यानी अगर पूजा पाठ करके मनुष्य देवता तक बात पहुंचाना होता था तो अग्नि की पूजा करता था और अग्नि को हवन में क्या करता था, अपनी बात को कहता था और फिर अग्नि का काम था कि वो दूसरे देवता तक उनकी बातों को पहुंचा दे। इसका उदाहरण आपको रामायण में मिला होगा। दशरथ जी को जब बच्चा नहीं हो रहा था 3 पत्नियों से, तो उन्होंने क्या किया था, हवन किया था, उससे जो है उनको प्रसाद मिला था और उसी प्रसाद से जो है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। ये बात आप भी जानते हैं। तो अग्नि का काम यही था। वरुण का काम था, समुद्र का देवता था, दिन रात का देवता था। ठीक है, ये वरुण का है। घोष देवता थे, वो आकाश के देवता माने गए हैं। सोम वनस्पति देवता या सूरा देवता के रूप में जाने जाते थे, यानी शराब के देवता, पेय पदार्थ के देवता सोम को माना गया है। 9वां मंडल में इनके बारे में, सोम देवता के बारे में उल्लेख है। उसके बाद उषा है, प्रगति की देवता, महिला देवता थी उषा, ये प्रगति की देवता मानी गई है। आज भी लोग उषा की पूजा करता है। अश्विन विपत्तियों का देवता था। ठीक है, यही अश्विन कुमार का बेटा जो है आपको महाभारत में मिलेंगे, पांडव के नकुल और सहदेव अश्विन कुमार के ही बेटा थे, आपको मालूम ही होगा। तो इनका काम था, ये मुख्य रूप से चिकित्सा के देवता थे, यानी किसी को रोग हो जाए, बीमारी हो जाए तो ये उसकी क्या करते थे, बीमारी को देखभाल करने के देवता थे। पूषण पशुओं के देवता थे, चूँकि ऋग वैदिक काल में पशुओं का काफ़ी महत्वपूर्ण था तो पूषण देवता थे। वरुण आंधी तूफान के देवता थे, माना गया कि जो आंधी तूफान आता है वह मारुति के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद विष्णु विश्व के संरक्षक थे। ठीक है, 10वें इनके प्रमुख देवता विष्णु थे, जो ऋग वैदिक काल में जो है इंपॉर्टेंट उतना नहीं रहे हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। प्रजापति एक नए देवता इंद्र के जगह पर आ गए उत्तर वैदिक काल में, जो प्रमुख देवता हो गए। ठीक है, अब आइए कुछ फैक्ट को भी और जानते हैं। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक दोनों काल में मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं मिलता है, मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है, यानी न तो कोई मंदिर था और न तो कोई मूर्ति की पूजा होती थी। ठीक है, सनातनी लोग किसकी पूजा करते थे, वह प्राकृतिक की पूजा करते, जैसे पीपल का, बरगद का, नदी का, सांप का। ठीक है, जिनसे उनको डर लगता था एक तरह से समझ लीजिए, उनकी वो पूजा करते थे। ठीक है, यानी मूर्ति पूजा नहीं था और मंदिर का प्रमाण ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल में दोनों में नहीं मिलता है। इंद्र प्रमुख देवता थे किसमें, ऋग वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति प्रमुख देवता हो गए थे। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। ऋग वैदिक में इंद्र देवता प्रमुख थे और उत्तर वैदिक में प्रजापति प्रमुख देवता हो गए। घोड़ा का महत्वपूर्ण स्थान था, युद्ध में ये काम करता था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जाति
की उत्पत्ति हो गई। ऋग वैदिक में जाति की उत्पत्ति नहीं है, वर्ण 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हाँ, उससे भी उपजाति और जाति का उत्पन्न हो गया, उसमें भी कई भाग हो गए। तो ये सब उत्तर वैदिक काल में हुआ है, ऋग वैदिक काल में नहीं हुआ है। और जन्म के आधार पर किसी भी बच्चे का निर्धारण हो जाता था कि किस वर्ण में रहेगा, किस जाति में रहेगा। पहले था कि बच्चा जैसा कर्म करता था उसकी जाति या वर्ण निर्धारण होता था। अब है कि नहीं, बच्चा के पिता जो कर्म करते हैं उसी आधार पर उनकी जाति का निर्धारण उनके बच्चों का हो जाएगा। और यही वर्तमान समय में भी, समाज में अभी प्रेजेंट टाइम में भी यही चीज़ चल रहा है। पिता जिस जाति का है, जिस वर्ण का है, उसी में बच्चे का भी नामकरण उसी जाति वर्ण में रखा जाता है। वर्तमान में भी इसी को लिया गया। यज्ञ जो था ऋग वैदिक काल में सरल था, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड होने लगा, पशुओं का अधिक से अधिक बलि दिया जाने लगा, जिसके कारण आगे जो है 2 नए धर्म का उत्पत्ति हुआ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। हुआ तो लगभग 64 नए धर्म का, लेकिन 2 महत्वपूर्ण धर्म हैं, जैन और बौद्ध, जो यही पशु बलि को, जो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था, लाखों की संख्या में पशुओं का बलि दे दिया जाता था, उसको बंद कराने के लिए नए धर्म का उद्भव हुआ और उन्होंने पशु बलि की निंदा की थी। आगे हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने आपको उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक के बारे में जानकारी दिया है। अब आइए इससे कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे यहाँ से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग प्रश्न यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न ले लेते हैं कि वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे, यानी ऋग वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे। ऋग वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ाए हैं क्या, इंद्र। क्या पढ़ाए थे, इंद्र, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया इंद्र, ठीक है। ये इनके प्रमुख देवता थे। एक और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है कि पर्दा प्रथा और बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह और पर्दा प्रथा वैदिक काल में था या नहीं। तो क्या था, नहीं था, ठीक है। इसका उत्तर होगा नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि वैदिक काल में अर्थ व्यवस्था का आधार क्या था, ठीक है। तो आधार क्या था, पशुपालन, ठीक है। क्या आधारण था, पशुपालन, ठीक है। कृषि और व्यापार दूसरा और तीसरा स्थान था, पहला स्थान पशुपालन का था। इस तरह से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी आप देख के लाभ उठा सकते हैं। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।